बड़े गर्व के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज के हमारे विशेष अतिथि जो माननीय श्री गुरदीप सिंह सप्पल साहब, इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और परमानेंट इनवाइटी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, हमारे बीच में है और आप सबके बीच मुखातिब होंगे। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सबकी तरफ से, कांग्रेस कमेटी की तरफ से। इन्हीं के साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, जो माननीय हमारे ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी है, मैं उनका भी यहाँ पर तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वो आए हैं इनका साथ देने। साथ में हमारे श्री यशवंत शास्त्री जी हैं, जो हमारे माननीय महासचिव है, श्री देवेंद्र बुशहरी जी भी हैं। आप सभी लोगों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ और बड़े अदब के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि और जो प्रेस वार्ता को आपके बीच में संबोधित करेंगे श्री गुरदीप सिंह सप्पल जी का, कि आप मुख्य बिंदु पे आप प्रेस वार्ता को शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू। अभी ठीक है? हाँ जी, जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ आए। मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ घूम रहा हूँ, हम लोग देख रहे हैं। और जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो एक तरफा दावे किए जा रहे थे बीजेपी द्वारा भी और मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी, लेकिन अब जब 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं तो अब हम ये यकीन से कह सकते हैं कि जो मोदी जी का जुमलों का टाइटैनिक था वो डूब रहा है। उन्होंने 10 साल जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, जो बड़े बड़े वायदे किए, उसकी कलई धीरे धीरे करके देश की जनता के सामने खुलती गई है। और खुले भी क्यों नहीं, आप अगर हिमाचल की बात लेंगे तो मोदी जी जो हिमाचल को अपना घर, दूसरा घर बोलते रहे अपने भाषणों में, जब आपदा आई तो मुड़कर नहीं देखा, ऐसे बिहेव किया जैसे हिमाचल भारत का हिस्सा ना होकर कोई बेगाना प्रदेश है। ये वही मोदी सरकार है जो हिमाचल की इकॉनमी की रीढ़, एप्पल, सेब, उस पूरे सेक्टर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया कस्टम ड्यूटी हटा के सेब के ऊपर से। और यहाँ के जितने सेब के उत्पादक हैं वो सारे इस समय पुकार रहे हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा जुल्म मोदी जी क्यों करते हैं, जबकि यहाँ पे तो 4-4 सांसद बीजेपी को दिए गए और राज्यसभा का सांसद भी उन्होंने चुरा लिया। इसके बावजूद उनको यहाँ के किसानों की, यहाँ के सेब उत्पादकों की कोई फिक्र नहीं। यही नहीं, लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि टाइटैनिक डूब रहा है इनके जुमलों का, कि जहाँ पे जनता की भलाई की काम आती है, जैसे ओपीएस, वो तो जनता का पैसा है, वो तो सरकार का पैसा भी नहीं है। चलो केंद्र सरकार का पैसा था, आपदा में आपने नहीं दिया। ओपीएस में तो जनता का पैसा देना था, वो भी देने से मना कर रहे हैं। जिस चीज के ऊपर जनता ने एक नई सरकार चुनी हिमाचल के अंदर, उस जनता के पैसे पे भी मोदी सरकार इस तरह से हक जमा के बैठी है जैसे कि जनता का, उसके वोट का इस देश में कोई मतलब नहीं रह गया। और सबसे बड़ी बात, मैं भी हिमाचल से रिश्ता रखता हूं, मेरी वाइफ हिमाचल से ही है, पालमपुर से। मैं जानता हूं हिमाचल की धरती ये फौजियों की धरती है। मेरे अपने परिवार में सारे एक्स सर्विसमैन हैं। एक पूरा सेक्टर उन्होंने ध्वस्त कर दिया अग्निवीर योजना लाके। मोदी जी को देश में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज मिली थी। भारत की फौज दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी फौज थी। और ये वो फौज है जो मोदी जी के आने से पहले दुनिया में न्यूक्लियर पावर थी। हम, भारत न्यूक्लियर पावर देश है, ये मोदी जी के पहले हो गया था। भारत स्पेस पावर है, मोदी जी के पहले हो गया था। भारत आईटी पावर है, ये सब सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं, ये मोदी जी से पहले हो गया था। लेकिन 10 साल में
इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि जो रेगुलर भर्ती बंद करके दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज को कमजोर करने की तरफ, पूरी फौज को ठेके पे देने की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की तरफ, एक किस्म से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अग्निवीर, पूरे देश को धकेल दिया है। और हिमाचल के तो लगभग हर गांव में अधिकांश घरों के साथ ये उन्होंने जुल्म किया है। और इसलिए हम लोग इस चुनाव के अंदर स्पष्ट ये वायदा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इस इलेक्शन में जीतेंगे हम, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तो इस सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो इस अग्निवीर योजना को सिरे से खत्म करने का करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो पुरानी तरह से जो भर्ती होती थी, जिस तरह से रेगुलर फौज बनती थी, वो फौज जो देश को सुरक्षित रखती थी, हम वापस उसी फौज के सिस्टम पे जाएंगे। ये कांग्रेस का एक कमिटमेंट है हिमाचल की जनता के साथ और देश की जनता के साथ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक खबर देख रहा था और आपके यहाँ के सांसद और मंत्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जी, तो उन्होंने एक बात बोल दी कि कांग्रेस आएगी तो परमाणु हथियार खत्म कर देगी। और चूंकि आज हिमाचल में हूं तो उनका ये कहना, हिमाचल की जनता को डराना, उसकी हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि अनुराग ठाकुर जी के लिए तो इस देश का इतिहास 2014 में शुरू हुआ। 2014 से पहले तो इसके लिए देश का इतिहास था ही नहीं। खुद उनके पिताजी का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो भी उनके इतिहास के कोर्स से बाहर है। उनके पिताजी भी अलग अलग पदों पर रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे देश में। उनका भी इतिहास अनुराग ठाकुर जी के कोर्स से बाहर है। लेकिन ये देश 14 से पहले बना था। और अनुराग ठाकुर जी की मार्फत, आपकी मार्फत में उनको ये बता दूं कि न्यूक्लियर पावर इस देश को मोदी सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने बनाया था। 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा 6 अगस्त और 8 अगस्त को, उसके 4 हफ्ते बाद जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जब अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होमी भाभा, जो दुनिया के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, उनको बुलाकर ये बोला कि भारत आज़ाद होने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करें। वो भी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उस दौर में जब दुनिया ने न्यूक्लियर बम की ताकत देख ली थी, उस समय एक गुलाम देश का नेता अगर ये जाहिर कर रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे, उसके लिए कितनी नैतिक हिम्मत चाहिए होगी, उसके लिए कितनी दूरदृष्टि चाहिए होगी, ये आज की तारीख में हम शायद नहीं समझ पाएंगे। हो सकता था कि उस गुलाम देश के नेता को, जवाहरलाल नेहरू को, पूरी जिंदगी के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की नीयत जाहिर करने के लिए ब्रिटिश या अमेरिकी क्या कर सकते थे, ये तो सब हम सोच सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज़ादी के पहले इस देश का न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू किया और आज़ादी मिलते ही 47 में आज़ाद हुए, 48 में उसको फॉर्मली शुरू कर दिया। हमारा एटॉमिक प्रोग्राम 1948 में शुरू हो गया था। तब अनुराग ठाकुर जी थे, बीजेपी नहीं थी। 1950 में संविधान बना, 52 में पहला चुनाव हुआ और नेहरू जी पहली बार चुन के पीएम बने। तब तक हमारा परमाणु कार्यक्रम पटरी पे आ गया था। और ये वो चुनाव था जहां बीजेपी तो थी नहीं, हिंदू महासभा और जनसंघ, इनको 4 सीट और 3 सीट पूरे देश में मिली थी और नेहरू जी को 75% लोकसभा की सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। उस समय उन्होंने देश को परमाणु कार्यक्रम दिया। इंदिरा जी के टाइम पे 74 में 1974 में हमने परमाणु टेस्ट कर लिया था। 75 आते आते हम लोग रॉकेट छोड़ चुके थे दुनिया के अंदर और 80s के आते आते हम स्पेस पावर बन गए थे पूरी दुनिया के अंदर। ये अनुराग ठाकुर जी को नहीं मालूम, क्योंकि उनके लिए इतिहास 2014 से शुरू हुआ है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं हिमाचल की जनता से कि जो हमारे देश की सुरक्षा है, जब हम गरीब मुल्क थे, जब हमारे पास 90% लोग गरीब थे और 92% लोग निरक्षर थे, इलिटरेट थे, उस दौर में नेहरू जी ने और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज खड़ी करने का काम किया।
और न्यूक्लियर पावर बनाने का काम किया, स्पेस पावर बनाने का काम किया। उस फौज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने 10 साल में कमजोर करने का काम किया है। पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने केवल एक काम किया कि अग्निवीर योजना लेके आ जाएं। जो सफर मोदी जी का शुरू हुआ था, अब उनकी पहली रैली याद कीजिए, हरियाणा में की थी उन्होंने, सिरसा में 2014 में, 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड के साथ, और 10 साल में वो नो रैंक नो पेंशन पे आ गए। अब जवान को ना रैंक मिलेगा ना उसको पेंशन मिलेगी। 4 साल के अंदर अधिकांश जवानों को रिटायर होके वापस बेरोजगारी में जूझना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ये बात स्पष्ट कहना चाहती है कि जिस तरह से हमने 1947 के बाद एक मजबूत देश बनाया, एक मजबूत आर्मी बनाई, एक मजबूत इस देश के अंदर आर्म फोर्सेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। मुझे मालूम नहीं आप में से कितनों जानते होंगे, लेकिन जितनी मिसाइलें बनी हैं आप बचपन से सुनते आए होंगे, पृथ्वी मिसाइल, पिनाकी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब 14 के पहले बनी है। ये कोई रिसेंट डेवलपमेंट नहीं है। 10 साल में आपने कोई मिसाइल नहीं बनाई है। जितने टैंक बने हैं वो 14 के पहले बने हैं। 14 के पहले भारत 128 वॉरशिप बना चुका था। आत्मनिर्भर था भारत। 128 युद्धपोत भारत ने बनाए थे। दर्जनों फ्रिगेट भारत ने बनाई थी। 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भारत की थी। दर्जनों रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे जो डिफेंस में काम कर रहे थे। और मोदी सरकार ने केवल एक काम किया है कि सारी जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको प्राइवेट करना, जितने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं आर्मी के उनको प्राइवेट हाथों में देना, और यहां तक कि जो कैंटनमेंट भी है उसको भी प्राइवेट करना। देश में आर्मी के कैंट तक को प्राइवेट करने के लिए मोदी सरकार की ये 10 साल की उपलब्धि है। और ये लोग कांग्रेस को सिखाना चाहते हैं कि देशभक्ति क्या होती है। ये लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या किया। आज हम पूछते हैं कि बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए जो तैयारी देश ने 70 साल में की थी, 65 साल में, वो आप लोगों ने 10 साल में आके उसको कमजोर क्यों कर दिया। ये पहली बात आप लोगों से जो कहना चाहता था। और जो दूसरी बात है, हिमाचल देश का सर्वाधिक लिटरेट, सर्वाधिक साक्षर और सर्वाधिक पढ़ा लिखा स्टेट में से एक है। ह्यूमन इंडेक्स रैंकिंग में हिमाचल हमेशा टॉप 2-3 राज्यों के अंदर देश में आता है। और वो इसलिए आता है कि यहाँ का स्टूडेंट, युवा, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो पढ़ते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। और वो सब के सब आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले लोअर मिडिल क्लास गरीब फैमिली से आते थे और केवल पढ़ाई करके देश में आगे बढ़े हैं। इस देश के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, और ये हर घर के अंदर था। मेरे घर में था, आपके घरों में था, कि अगर पढ़ाई कर लेंगे ठीक से, अगर पढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, पढ़ाई कर लेंगे तो हम लाइफ में तरक्की कर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। और इस देश में जितना मिडिल क्लास तैयार हुआ, चाहे हिमाचल में क्यों ना हो, वो पढ़ाई के दम पे हुआ था। पिछले 10 साल के अंदर उस पढ़ाई के सिस्टम को कमजोर किया गया। जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितनी नई यूनिवर्सिटीज हैं, वो प्राइवेट आ रही है। एक आम कोर्स के लिए प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अगर एक ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आज की तारीख में 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए साल की फीस जा रही है। मेडिकल कॉलेजेस जितने बन रहे हैं, प्राइवेट बन रहे हैं, 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच में ग्रेजुएशन हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं या जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो नौकरी पेशा परिवार के बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे। आज कितने बच्चों को अपनी मनपसंद कोर्स को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि 4 लाख 5 लाख फीस, या मेडिकल के केस में 50-50 लाख फीस उनके परिवार वाले नहीं दे पाते हैं। इस पूरे सिस्टम को मोदी सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया। सरकारी कॉलेजेस को कमजोर किया, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया, और केवल इस देश में प्राइवेट पढ़ाई को इन्होंने किया। और प्राइवेट पढ़ाई का जो स्तर है, पीछे आप सबने देखा होगा, कुछ बड़े वीडियोस आ रहे हैं देश की नामी ग्रामी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चों के, उनके रिस्पॉन्स आप सबने वीडियोस पे देखा है, सोशल मीडिया बड़े वायरल हुए। तो वहां ये पढ़ाई हो रही है। पेरेंट्स अपना पेट काट के
माएँ अपने जेवरात गिरवी रख के, मैं तो ये भी कहूँगा अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, और वहाँ पढ़ाई हो नहीं रही है। क्या उन बच्चों को, जिस बच्चों को आपने सोशल मीडिया में देखा, उस लेवल के IQ के बच्चों को, उस लेवल की नॉलेज के बच्चों को क्या कोई भी कॉलेज, कोई भी कंपनी नौकरी पर रखेगी? आप एक अनपढ़ पढ़े लिखों की फौज तैयार कर रहे हैं इस देश के अंदर 10 साल के अंदर। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम लोग वापस उस सिस्टम पे जाएंगे जिस सिस्टम से इस देश में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब के बच्चे पढ़ पाए, और पूरे देश के अंदर हर एक ताल्लुक के अंदर, हर ताल्लुक के अंदर, जिले के अंदर ताल्लुक होते हैं, आप सब जानते हैं, एक बेहतरीन डिग्री कॉलेज हम शुरू करेंगे पूरे देश में, जो सरकारी होगा, जहां सरकारी एजुकेशन होगी, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन होगी। ये कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में कमिटमेंट है। दूसरी बात, हर जिला हेडक्वार्टर में, पूरे देश में जितने जिले हैं, 700 के करीब जिले हैं, हम हर जिले हेडक्वार्टर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शुरू करेंगे। और ये असंभव नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, जब हम बहुत गरीब मुल्क थे, जब यहाँ पे सुई भी नहीं बनती थी, जब हमारे यहाँ खाना भी बाहर से, अनाज भी बाहर से इंपोर्ट करते थे, गेहूं भी अमेरिका से आता था, कुछ नहीं होता था हमारे यहाँ, तब नेहरू गवर्नमेंट ने हर जिले के अंदर एक बड़ा सरकारी अस्पताल बनाया था। आप किसी भी जिले को बिलोंग करते हो, आपके शहर में एक बड़ा सरकारी अस्पताल पक्का होगा। उस देश में जब हम गरीब थे, हमने करके दिखाया, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने करके दिखाया। हम अब कह रहे हैं, अगर हम दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बन गए हैं, तो आम आदमी के लिए बने ना। वो जो पैसा देश में इकट्ठा हो रहा है, हम उसके दम पे गरीबों के लिए दोबारा से हायर एजुकेशन शुरू करें, और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सब शुरू करने का हम लोग इस चुनाव में जनता से वायदा कर रहे हैं। और एक बात और, उन बच्चों की कोई गलती नहीं है जिन्होंने 5-5 लाख रुपए फीस देके पढ़ाई की और बेरोजगार हैं। उन बच्चों की कोई गलती नहीं है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली। उन बच्चों की कोई गलती नहीं है कि उनको एम्प्लॉयबिलिटी के लायक जो ट्रेनिंग थी वो कॉलेजों में नहीं मिली, 5-5 लाख रुपए फीस देने के बावजूद। उन सब बच्चे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, देश के किसी भी कोने में रहते हों, उन्होंने 15 मार्च 2024 तक जो भी स्टूडेंट लोन लिया होगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट उसको माफ करेगी सरकार बनते ही। और साथ ही साथ हर बच्चा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रेनिंग उनकी नहीं हुई, हम जानते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, तो एवरी ग्रेजुएट और हर डिप्लोमा होल्डर को, जिसकी भी उम्र 25 साल से नीचे है, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आने पे उसको प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड रहेगा, 8,500 रुपये महीने का स्टाइपेंड रहेगा, ताकि जो 10 साल में बच्चों ने खोया और पिछले 4-5 साल में जो बुरी हालत हुई है रोजगार की, वो ट्रेन हो सके, वो बच्चे स्टाइपेंड पा सकें 8,500 रुपये महीना, और साथ ही साथ वो कंपनियों में उनके दरवाजे खुले। ये जो सिस्टम इस देश में हुआ है कि बच्चा जब पढ़ रहा है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहा होता है प्राइवेट कंपनी में, कि सरकारी जॉब तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहा होता है, तो अप्रेंटिसशिप की मार्फत से उनको कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर में मिले, सरकारी सेक्टर में मिले, तो वो परमानेंट जॉब अपनी 1 साल की परफॉर्मेंस के आधार पे ले पाएंगे। और इसके साथ जो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, जैसे 40 साल के अधिकतम लेवल पे बेरोजगारी है आज, उनके लिए 15 अगस्त से हम सरकारी भर्तियां दोबारा खोलेंगे। 30 लाख सरकारी पद जो रिक्त पड़े हैं वो हम भरने जा रहे हैं, और जितनी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं देश के अंदर, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत चालाकी से काम किया, कॉन्ट्रैक्ट पहले भी होता था 0.5%, ये उसको 40-45% पे ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के अंदर एक तो पेंशन नहीं देनी पड़ती, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं देना पड़ता, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के अंदर इंक्रीमेंट नहीं देना पड़ता, और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के अंदर आरक्षण नहीं देना पड़ता। तो लोगों की तनख्वाहें ना बढ़े, इंक्रीमेंट ना बढ़े, प्रमोशन ना देना पड़े, आरक्षण ना देना पड़े, इसके लिए उन्होंने पूरे सरकारी सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट पे कन्वर्ट किया। कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, इस सिस्टम को रिवर्स करेगी,
कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स को परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में बदला जाएगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस देश में बहुत बड़ा वर्ग है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है और गरीब अपर कास्ट का है, ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं। वो तभी तरक्की किए हैं पिछले 70 साल में, 75 साल में, जब उनको आरक्षण मिला और सरकारी नौकरी में एक व्यक्ति गया तो उसके पूरे परिवार, उनकी पूरी पीढ़ी सुधर गई, इसको कहते हैं उनकी पूरी जून सुधर गई। तो कांग्रेस पार्टी ने ये जो सिस्टम तैयार किया था 70 साल में, उसको हम लोग दोबारा इंप्लीमेंट करने का इस देश के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं। और साथ ही आखिरी बात मैं कहूँगा, ये चुनाव केवल 3 चीज़ों पे हो रहे हैं। देश की जनता वोट दे रही है, एक बेरोजगारी के ऊपर, एक दे रही है जनता महंगाई के ऊपर, और एक दे रही है संविधान बचाने को लेकर। और संविधान बचाने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ आरक्षण बचाना है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप देखिए, 5 साल के अंदर आपसे आंदोलन करने का अधिकार छीन लिया गया। अग्निवीर योजना आई, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे उनको पुलिस ने बुलाकर बोला तुम्हारा बायोमेट्रिक्स ले लिया गया, तुम्हारे चेहरे की फिल्मिंग हो गई, अब तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये उनका अधिकार था ना विरोध करने का। जो किसान विरोध कर रहे थे और उनके अगर परिवार वाले दूसरे देशों में रहते हैं, उनके बायोमेट्रिक्स ले लिए और कह दिया कि अब आप इमिग्रेशन क्लियर करके भारत में नहीं आ सकते या भारत से बाहर नहीं जा सकते, अघोषित बैन ट्रेवल पे लगा दिया, तो आपसे प्रोटेस्ट का अधिकार छीन लिया। जितने भी इस देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको दबाने की इस बीजेपी गवर्नमेंट ने कोशिश की। ये अधिकार संविधान ने दिया था, वो छीन लिया गया। आपसे बोलने की आजादी छीन ली गई। हालत ये हो गई कि मीडिया में तो कोई बोल नहीं पा रहा था, अपने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोलना गुनाह हो गया था क्योंकि ट्रोलिंग होती है। अपने दोस्तों के सर्कल में भी अपनी दिल की बात करना मुश्किल हो गया था कि लोग एग्रेसिवली दबाते हैं। परिवारों के अंदर भी झगड़े होने लगे क्योंकि आपकी बोलने की आजादी को हर लेवल पे दबाया गया। ये बोलने की आजादी के बगैर लोकतंत्र नहीं रहेगा। विरोध के अधिकार के बगैर लोकतंत्र नहीं रहेगा। और इसको बचाने के लिए संविधान को बचाना जरूरी है। और आरएसएस, बीजेपी इसमें यकीन नहीं करते। आजादी बोलने की और विरोध की कांग्रेस पार्टी ने अपने 1931 में 1931 के कराची रेजोल्यूशन में रखा था और बोला था कि भारत में सब बराबर होंगे, 1, सबको बोलने की आजादी होगी, 2, सबके पास विरोध का अधिकार होगा, 3, सबके पास वोट होगा, 4। 31 में रखा था जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने, और 50 में जब संविधान बना तो इन सबको अधिकार के रूप में आपको दे दिया गया। लेकिन उस दौरान में आरएसएस बन चुकी थी। 1925 में आरएसएस बनी थी। 1931 में जब कांग्रेस ने अपना प्लान रखा कि हम ये अधिकार देने की बात करेंगे आजाद हिंदुस्तान में, आरएसएस ने 1950 तक किसी भी अपने भाषण में, किसी भी बुक में, किसी भी आर्टिकल में ये अधिकार देने के लिए बात नहीं की। आरएसएस इन अधिकारों के खिलाफ थी। वो बराबरी का मुल्क नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कुछ नागरिक सुपीरियर हों, कुछ नहीं हों, और इसीलिए वो आपके बोलने के अधिकार की रक्षा नहीं करते, इसीलिए वो आपके प्रोटेस्ट के अधिकार की रक्षा नहीं करते। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हिमाचल के लोगों से हमारी अपील है कि अगर आपको आज़ाद होकर जीना है, अगर आपको चाहिए कि जो आपके पास ताकत है वोट की वो बची रहे, अगर आपको चाहिए कि इस देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करने का अधिकार बचा रहे, तो इस देश में संविधान बचाने का वक्त आ गया है। और वो संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस आप सबसे वोट मांग रहे हैं। हिमाचल में तो हम 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो इंडिया अलायंस की कोई बात नहीं है, लेकिन पूरे देश में इंडिया अलायंस के नाम पे और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के नाम पे हम समर्थन मांग रहे हैं, ताकि हम फिर से सरकारी पद भर सकें, फिर से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब खत्म कर सकें, फिर से हम इस देश में रेगुलर सेना की भर्ती कर सकें, फिर से हम लोग स्टूडेंट्स की पढ़ाई को सस्ता कर सकें, और फिर से हम लोग आने वाले दिनों के अंदर ये जो अधिकार छीन रहे हैं उसको हम लोग दोबारा से जनता के बीच में ला सकें। अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सर, आपने एप्पल फार्मर्स का इशू रेज किया
30% से ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ 100% करने का प्रॉमिस किया था। अब एक बार फिर से इलेक्शन में एक इशू आया है, आपका क्या विजन है, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? क्या स्पेशल कैटेगरी में एप्पल को लाएंगे या WTO अकॉर्ड में कोई अमेंडमेंट किए जाने का प्रोविजन है? क्या इसको 100% तक किया जा सकता है? आनंद शर्मा जी मंत्री कब थे? 10 साल पहले। 14 से पहले। इस 10 साल में मोदी जी की सरकार थी। ये मोदी जी जो धारा 370 तक को हटाने की ताकत रखती थी, वो आनंद शर्मा जी के साइन किए एक डॉक्यूमेंट को नहीं बदल पाई। ये किसको मतलब मूर्ख बनाना चाहते हैं? 10 साल की आपकी सरकार थी, क्या 10 साल आपके पास ताकत नहीं थी कि आप WTO को रीनेगोशिएट कर दें? अगर आपको लगता था गलत था, आप इतना डरते क्यों थे WTO से? आप अमेरिका से डर रहे थे क्या? या आप सिर्फ उनकी गुलामी करना चाहते हैं, उनके पीछे पड़ना चाहते हैं और आपकी हिम्मत नहीं हुई अगर आपको ये गलत लगता था? 10 साल के बाद आज मोदी जी को केवल ये बताना है कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम क्यों की और यहाँ के सेब उत्पादकों को नुकसान क्यों दिया। 10 साल के बाद उनको सिर्फ ये बताना है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और उन्होंने कहा था कि मैं वायदा कर रहा हूं कि MSP का लीगल राइट दिया जाएगा, वो वायदा कहाँ खो गया? 10 साल के बाद आज उनको ये बताना है कि किसान की आय दुगनी करने के लिए जो कमेटीज बनी थी स्वामीनाथन, उसके जो बाकी बचे हुए फैसले थे, 90% रिकमेंडेशन तो हमारी सरकार ने मान ली थी जब हम UPA में थे। आज 10 साल के बाद 10% केवल आपको मानना था, आप नहीं मान पाए। तो मोदी सरकार की प्रॉब्लम है, जहां उनको लगता है कि सीना फुला के बात करनी है, तब तो अपने को सुपर स्ट्रॉन्ग सुपरमैन की सरकार बताते हैं। लेकिन जहां उनकी नीयत पे बात आती है, तो चाहे वो WTO के एग्रीमेंट को चेंज करना हो, धूम धमाके भाग गए। और 370 में भी आज कश्मीर में हिम्मत नहीं हुई है अपने कैंडिडेट उतारने की। भारतीय जनता पार्टी 19 में चुनाव लड़ी, 14 में लड़ी कश्मीर में, 9 में लड़ी, 4 में लड़ी, लेकिन 2024 में वो कश्मीर में अपने कैंडिडेट नहीं उतार पाए। पूरे दुनिया को बताते रहे हमारी कितनी सफल नीति है 370 को लेके, लेकिन आज वहां से डर कर भाग खड़े हुए। देखिए, कांग्रेस ने किसानों को लेके 3-4 बड़े मुख्य वायदे किए हैं। नंबर 1 कि MSP हम लीगल राइट देंगे। नंबर 2, जो बाकी चीज़ों की MSPs के इश्यूज हैं, उसके लिए परमानेंट कमीशन बनाने की बात की है। परमानेंट कमीशन 2 चीज़ों की है, एक लगातार CACP के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उसकी रिकमेंडेशन को कंपलसरी करना। तीसरा, जो किसानों पे कर्जा बार बार होता है और बार बार उस कर्जे के लिए पॉलिटिकल कॉल करनी पड़ती है, उसकी बजाय परमानेंट एक सिस्टम बना दें कि अगर कर्जा हो रहा है, और कर्जा किसी वजह से होता है, कर्जा वेदर की वजह से होता है, कर्जा इंटरनेशनल ट्रेड्स की वजह से होता है, कर्जा जो इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस है उसकी वजह से होता है, कर्जा कई वजह से होता है। उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना के वो हर साल इस पे रिव्यू करे और हर साल ये फैसला ले सके कि कर्जे में छूट देनी है, माफ करना है, इंटरेस्ट कम करना है। ये हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस है। तो एक सेब का सवाल नहीं है, आप झारखंड में जाओगे तो वहां पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सवाल है, आप बंगाल में जा रहे तो वहां लिनन का सवाल है, जो जूट लिनन का सवाल आ रहा है, तो केरला में रबर का सवाल आ रहा है। तो एक सवाल, हम केवल सेब की बात नहीं कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स देकर इस पे काम करना है। और बाकी मेरे को लोकल यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट के ये अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट है कि हम किसान के फेवर में खड़े हैं और अपने लोकल किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं। और मैं एक आखिरी बात इसमें ये जोड़ दूं, फिर से मैं बोलूंगा, 1965 तक हम गेहूं भी आयात करते थे और आज से 20 साल पहले, मोदी जी से बहुत पहले, हम दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक हैं, हम चावल के सबसे बड़े उत्पादक हैं, हम गन्ना के उत्पादक हैं, हम दूध के उत्पादक हैं, हम फिशेस के हैं, हम स्पाइसेस के हैं, हम फ्रूट्स के हैं, हम जूट के हैं, हम कॉटन के हैं। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, भारत पहले या दूसरे नंबर पे बड़ा उत्पादक है। वो हमारी पॉलिसीज की वजह से हुआ है। इसलिए किसान की रक्षा और सेब के खास तौर पर जो आपका सवाल है, उसकी रक्षा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। केसीआर कह रहे हैं, जो
कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग लाइक ब्लॉक या अलायंस, बेसिकली रीजनल पार्टीज महत्वपूर्ण रोल प्ले। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनकी अपनी पार्टी के रूल के हिसाब से एट द एज ऑफ 75 he'll have to step down. Your take on it? देखिए, बहुत साल पहले एक व्यंग आया था नवभारत टाइम्स में, उसका टाइटल था हल्दी की गांठ के थोक व्यापारी, कि एक हल्दी के गांठ है और आप थोक व्यापारी बने। केसीआर की पार्टी को हर सर्वे के हिसाब से 0 से 2 सीट मिलने जा रही है। 545 में से वो मैक्सिमम 2 सीट जीतेंगे। तो उनकी राय पे कांग्रेस पार्टी को टिप्पणी करने का मुझे लगता है कि समय व्यक्त नहीं करना चाहिए। उनको जो उन्होंने कुशासन किया था तेलंगाना में, जिसके खिलाफ वोट मिला है, अब उसकी चिंता करनी चाहिए। इंडिया अलायंस में ना वो शामिल हैं और ना ही वो इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं कि वो किसी भी किस्म से हमारे किसी भी फैसले को गठबंधन के कोई रोल प्ले करने की स्थिति में आ पाएंगे या फैसले में कोई प्रभाव डालने की उसमें आ पाएंगे। सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 सालों में जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो केवल जो लूटा सीज किया था 35 लाख रुपए का, हमने 10 सालों में 22,000 करोड़ रुपए सीज किया है, जो लूट के दे के उसको लाया है, जो कि अगर आप ट्रकों में डालेंगे तो 70 ट्रक में आएगा। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? एक मिनट हो गया। प्रधानमंत्री कुछ बातों को मिस कर गए। पहले तो जो ईडी के थ्रू जो रिकवरी की बात कर रहे हैं, सच ये है कि ईडी का कन्विक्शन रेट 0.2% है। 0.2% केसेस में कन्विक्शन कर पाए। बाकी जितनी रिकवरीज की हैं वो तो अभी कन्विक्शन से पहले की हैं। कोर्ट में बाद में जब इंसान बरी होता है तो रिकवरी भी वापस करनी पड़ती है। दूसरी बात, जो छुपा रहे हैं, 35,000 करोड़ की रिकवरी तो उन्होंने अभी की बिफोर कन्विक्शन, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया कर्जे माफ किए कॉर्पोरेट के। पिछले 4 साल में हर साल 1,40,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स में छूट जो दी थी वो माफ किया। हर साल मिनिमम 1,40,000 करोड़। और तीसरा जो अपने मित्रों के लिए वो करते आए, और मैं आपको कुछ डेटा सुना सकता हूं। उन्होंने एक लॉ लाए, आईबीसी लॉ, जिसमें कि कोई कंपनी अगर कर्ज लेती है और कंपनी कर्ज नहीं दे पाती है तो दूसरी कंपनी रेट नेगोशिएट करके टेक ओवर कर सकती है और बैंक को पैसे वापस देते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब जैसे शिवा इंडस्ट्री है, 4,830 करोड़ का कर्जा था, टेक ओवर हुआ कितने में? 318 करोड़ में, बाकी कर्जा माफ। रिलायंस लेवल एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, 12,883 करोड़ का कर्जा था, सेटलमेंट कितने में हुआ? 2,043 करोड़ में, बाकी कर्जा 10,000 करोड़ माफ। रोहित फेरोटेक 4,221 करोड़ का कर्जा था, 496 करोड़ में सेटलमेंट, बाकी कर्जा माफ। एएमडब्ल्यू मोटर्स 4,141 करोड़ का कर्जा था, लोन सेटलमेंट हुआ 202 करोड़ में, 4,000 करोड़ कर्जा, सेटलमेंट कितने में किया? 202 करोड़ में। ठीक है, मैं गिनता जा सकता हूं, पूरी लिस्ट है। सवाल यह है कि ये जो कर्जे कंपनियों ने लिए, कि आप जो है 4,000 करोड़ का कर्जा है और 200 करोड़ में आप उसको सेटल कर रहे हैं और 3,900 करोड़ अगर आप माफ कर दे रहे हैं 41 करोड़ में से, तो ये किसका पैसा है? ये जो बैंक उठा रहे हैं नुकसान, ये बैंक आपकी जमा पूंजी पे ये नुकसान झेल रहे हैं। जो आम आदमी जमा पूंजी जमा करता है बैंक के अंदर, उस पे जो प्रॉफिट आना चाहिए था आपको इंटरेस्ट के रूप में, वो इंटरेस्ट आपको नहीं आ रहा है। वो इंटरेस्ट इन कंपनियों को मोदी जी ने 10 साल में दिया है। तो मोदी जी इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ये जो पैसा दिया गया, ये जनता से जो लूटा गया, कोई वजह तो होगी कि आज वो कहते हैं हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। हालांकि बंद 2011 में गए थे। मेरे ट्वीट पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा 2011 की अखबार की कटिंग।
2011, लेकिन चलो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो आम आदमी को तो अमीर होना चाहिए था, लेकिन आम व्यक्ति, जो आम लोगों की घरेलू बचत है, वो पिछले 47 साल में सबसे कम स्तर पे पहुंच गई। तो गरीब अमीर मुल्क और गरीब उसके नागरिक, ये मोदी जी के 10 साल की कुल उपलब्धि है। थैंक यू सर।